ठीक है। उसके बाद आती है हमारी सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो फ्लैग रजिस्टर। सिलेबस में कुछ भी हो, सिलेबस में एक और टॉपिक है वो खैर हो जाएगा, वो भी छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, लेकिन सबसे पहली चीज़ है फ्लैग रजिस्टर। तो हमारे पास ई फ्लैग्स हैं, ठीक है। ये क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि ई फ्लैग्स क्या होते हैं, सारे फ्लैग्स, लेकिन फिर भी यहाँ पे फिर से एक बार, यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं वो सब एक बार आप डिस्कस कर सकते हैं। मतलब ये सब आपको लिखना है ज़रूर। अगर फ्लैग रजिस्टर आता है तो आधे मार्क्स तो इस डायग्राम के हैं, ठीक है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने डायग्राम बना दिया, 2 से 2.5 मार्क्स या 3 मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे। याद करने का आसान तरीका ये कि इसको नंबर वाइज याद करिए कि सबसे पहले 8085 के फ्लैग्स आप याद करिए। इसमें टोटल 5 ही फ्लैग है हमारे पास, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग और साइन फ्लैग, ठीक है। कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, ठीक है। ये टोटल 5 फ्लैग है। इसमें जितनी भी ऑड नंबर्स हैं वो डोंट केयर बेटा, लेकिन जो 1 है D1 वो 1 रहेगा हमेशा, ठीक है, ये याद रखना। D1 हमारा 1 रहेगा, ये बाकी दोनों 0 मतलब डिफॉल्ट वैल्यू उनकी 0 होती है। वैसे ये डोंट केयर बिट्स होती है, ये अगर 1 भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो लेकिन इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है, सही है। ये याद रखने की जरूरत है क्योंकि एक टॉपिक है प्रोसेसर स्टेट आफ्टर रीसेट, तो उसमें बाकी सारे रजिस्टर्स जो हैं वो उनकी वैल्यू पूरी 0 होती है, लेकिन फ्लैग की वैल्यू, ई फ्लैग्स की वैल्यू वो 0 होती है। मतलब ये 1 होता है लास्ट में, 0 नहीं 02H होती है, क्योंकि यहाँ पे 1 इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है, तो ये 0 तो 102 हो जाता है, ठीक है। तो कैरी फ्लैग हमारा कब 1 होगा, पहले इन फ्लैग की बात करते हैं, सिर्फ जो हमारे 1 बाइट का जो फ्लैग रजिस्टर है ये वाला 8085 में हमारे पास बस इतना ही था। तो कैरी फ्लैग कब 1 होगा, जब हमारा MSB से कैरी जनरेट होगा, ठीक है। कैरी फ्लैग इज सेट व्हेन कैरी इज जनरेटेड आउट ऑफ MSB। जो भी हमने एडिशन का ऑपरेशन किया है वहाँ से अगर लास्ट बिट से कैरी जनरेट हो रहा है, इसका मतलब कैरी फ्लैग हमारा 1 होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा पैरिटी फ्लैग है। पैरिटी फ्लैग अगर इवन पैरिटी है, पैरिटी का मतलब है कि हमारा जो भी आंसर आया, ठीक है, आंसर हमारा नॉर्मली एक्यूमुलेटर में आता है, जिस भी रजिस्टर में आया, अगर उस आंसर में जो टोटल नंबर ऑफ 1 है अगर वो इवन नंबर है तो ये पैरिटी फ्लैग हमारा 1 हो जाएगा। अगर वो नंबर ऑड है तो ये पैरिटी फ्लैग हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। इवन पैरिटी 1, ऑड पैरिटी 0। दिस फ्लैग इज सेट व्हेन द रिजल्ट कंटेन इवन नंबर ऑफ 1s, ठीक है, तब ये 1 होगा। सेट और रीसेट समझते हैं ना, सेट का मतलब है 1 होना, रीसेट का मतलब है 0 होना, ठीक है। तो अब ये मत कहना सेट रीसेट नहीं पढ़ा, ऑलरेडी तुम लोग लॉजिक डायग्राम पढ़ चुके, फ्लिप फ्लॉप्स में सेट रीसेट हर बार यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लैग जो है हमारे पास पैरिटी फ्लैग, अगर इवन पैरिटी है यानी इवन नंबर ऑफ 1 है तो 1 होगा, ऑड है तो 0 होगा। फिर हमारे पास है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग में नॉर्मली हमारे पास BCD ऑपरेशंस में यूज होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल ऑपरेशंस में, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो टोटल 8 बाइट का है, 8 बाइट में क्लास में हम लोग डिस्कस किया था कि 2 निबल होते हैं, एक लोअर निबल होता है, एक हायर निबल होता है, यानी 4 बिट का एक निबल होता है, राइट। तो अगर लोअर निबल से कैरी हायर निबल में जा रहा है, ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ से देखें 0 1 2 3 ये इतना, ये हमारा ये एक लोअर निबल होगा, तो अगर यहाँ से कैरी इधर जा रहा है ना, तब हमारा ये ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 1 होगा। इस फ्लैग में नहीं, तो मैंने एग्जांपल के लिए कहा, मतलब अगर कोई हमारे पास 8 बिट का नंबर है और उसके जो लोअर निबल है उसमें जो एडिशन हमने किया, तो लोअर निबल से कैरी अगर हायर निबल की तरफ जा रहा है तो हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग 1 होगा, वरना ये 0 रहेगा अगर लोअर निबल से हायर निबल में कैरी नहीं जा रहा, तो ठीक है। उसके बाद ये 0 फ्लैग, जब आंसर हमारा 0 होगा तो 0 फ्लैग 1 होगा। अगर आंसर 0 नहीं है, कुछ भी है 0 नहीं है, तो ये फ्लैग हमारा 0 रहेगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास साइन फ्लैग। साइन फ्लैग जो है वो जस्ट MSB को कॉपी करता है। साइन फ्लैग वैसे ही शो करता है साइन डिजिट्स में कि नंबर हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये क्या करता है, सिर्फ क्योंकि हमारे पास जब हम साइन नंबर यूज़ कर रहे होते हैं तो MSB हमारे पास होती है नंबर का साइन डिसाइड करने के लिए कि अगर MSB 1 है इसका मतलब नंबर नेगेटिव है, 0 है तो पॉजिटिव है। तो इसको मतलब नहीं है कि आप साइन नंबर यूज़ करें, अनसाइन नंबर यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी नंबर यूज़ करें, ये जस्ट जो रिजल्ट का MSB है, मतलब जो भी रजिस्टर है उसका MSB अपने में कॉपी कर लेता है, ठीक है। तो अगर इसमें 1 है तो हम ये समझते हैं कि जो रिजल्ट है हमारा वो नेगेटिव है, अगर ये 0 है तो हम समझते हैं कि रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है, अगर हम साइन नंबर्स में डील कर रहे हैं तो। लेकिन इसके साथ में हमें ओवरफ्लो फ्लैग को भी चेक करना होता है। ये जो हमारे पास ओवरफ्लो फ्लैग है ना, ओवरफ्लो, तो ये वाला OF जो ओवरफ्लो फ्लैग है ये भी हमें चेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारा रेंज से बाहर चला गया रिजल्ट, ठीक है, जैसे 8 बिट का जो रेंज है वो -128 से +127 तक है, अगर हमारा रिजल्ट -127 से नीचे जा रहा है या +127 से ऊपर जा रहा है, तो अब हमारा साइन फ्लैग हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं देगा। और ये हमें कैसे पता चलेगा, ओवरफ्लो फ्लैग से। ओवरफ्लो फ्लैग हमें बताएगा कि साइन फ्लैग हमारा झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। जैसे क्लास में होता है CR बताता है कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं।
ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर ओवरफ्लो फ्लैग है जो ये बताता है कि साइन फ्लैग सही बता रहा है या गलत बता रहा है। तो अगर रिजल्ट हमारा ओवरफ्लो हो गया तो साइन फ्लैग हमारा सही इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे सकता। तो इसलिए इसका यूज़ करने के लिए हमें ओवरफ्लो फ्लैग को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लिखना इतना ही है, हर फ्लैग के बारे में मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है, ज़्यादा नहीं, इससे कम मत लिखना, समझ आई बात, इससे कम में काम नहीं चलेगा। तो हर फ्लैग के बारे में कम से कम एक लाइन तुम लोग को लिखनी ही पड़ेगी। दिस फ्लैग इज सेट इफ द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन इज नेगेटिव, ठीक है। इसके आगे चाहो तो और लिख सकते हो कि इट जस्ट कॉपीज द एमएसबी ऑफ द रिजल्ट, ठीक है, वरना नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इसके बाद हमारे पास तीन ये डायरेक्शन कंट्रोल फ्लैग्स होते हैं, डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग, ठीक है। ये देखो, ये सारे जो फ्लैग्स हैं ये हमें बता रहे हैं, हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन ये जो फ्लैग है, ये जो बिट्स हैं, इनसे हम माइक्रो प्रोसेसर को बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तो ट्रैप फ्लैग जो है अगर वो 1 है तो सिंगल स्टेपिंग अलाउड होती है। डिबगिंग में जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है उसमें जब हम डिबग करेंगे तो वो लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन को डिबग करेगा, ठीक है। ट्रैप फ्लैग अगर हमने इसको 1 कर रखा है तो सिंगल स्टेपिंग जो है वो सिंगल स्टेप मोड में चलता है और एक एक लाइन करके पूरे कोड को कंपाइल करता है, उसको एरर के लिए चेक करता है, ठीक है। इंटरप्ट फ्लैग अगर हमारा 1 है तो हमारे जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स हैं, ठीक है, सॉरी नॉन मास्केबल नहीं, मास्केबल इंटरप्ट्स जो हैं जिनको हम लोग मास्क कर सकते हैं, जिनको अवॉइड कर सकते हैं, वो 0 रहेंगे। उस मतलब किसी भी इंटरप्ट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अगर फ्लैग में ये वाली इंटरप्ट बिट IT बिट हमारी 0 है फ्लैग रजिस्टर की, तो कोई भी इंटरप्ट आए माइक्रो प्रोसेसर उसको सर्विस नहीं देगा। अगर ये 1 है तभी हमारा माइक्रो प्रोसेसर किसी भी जो मास्केबल इंटरप्ट्स होते हैं उनको सर्विस देगा, ठीक है। ये बहुत काम आता है, मतलब आपने देखा होगा मोबाइल को जब आप ऑन करते हैं तो वो बूट मोड में चल रहा होता है, ठीक है। जब तक उसका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होता तब तक आप उसको कुछ भी करते रहिए, आप कोई बटन दबाइए, उस पर कोई भी स्क्रीन पे कुछ ही, वो आपके किसी रिस्पॉन्स को कुछ भी नहीं करेगा। जब हाँ वो ऑन हो गया, अब वो बिल्कुल उसकी स्क्रीन ऑफ है, तब आपने बटन दबाया तो फ़ौरन वो स्क्रीन को ऑन कर देता है, ठीक है। उसके क्योंकि एक प्रोग्राम वो चला रहा था स्क्रीन ऑफ करके, अब आपने जो है जब बटन दबाया तो उसके पास आया इंटरप्ट आई कि अब स्क्रीन ऑन करना है, तो उसने स्क्रीन ऑन कर दी, ठीक है। समझ में आई बात। तो अगर ये IT हमारा 0 है, जब हमारा प्रोसेस रीसेट होता है तो IT 0 रहता है, तो इसलिए हमारा प्रोसेसर उस किसी भी इंटरप्ट को डील नहीं करेगा, एंटरटेन नहीं करेगा। जब IT हमारा 1 होगा तब हमारा प्रोसेसर इंटरप्ट्स को डील करेगा, इंटरप्ट्स को एंटरटेन करेगा, इंटरप्ट ISR को रन कराएगा, ठीक है। फिर हमारा होता है डायरेक्शन फ्लैग, ये यूज होता है स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन में। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन हमारी ऑटोमेटिक जो है ऑटो इंक्रीमेंट मोड में चलती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारी जो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन है वो ऑटो इंक्रीमेंट मोड में चल रही होती है। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन हम लोग ने पढ़ी थी, है ना, इंस्ट्रक्शन सेट में, कि हमारे पास स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के लिए जो डेटा जो सोर्स है वो डेटा सेगमेंट में होना चाहिए और डेस्टिनेशन एक्स्ट्रा सेगमेंट में होना चाहिए, है ना। DI हम लोग यूज़ करते थे, सॉरी SI हम लोग यूज़ करते थे सोर्स इंडेक्स के लिए और DI हम लोग यूज़ करते थे डेस्टिनेशन इंडेक्स के लिए, ठीक है। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन होती है ऑटो इंक्रीमेंट मोड में चलती है, तो ऑटो इंक्रीमेंट मोड में अगर चल रही है तो डायरेक्शन फ्लैग हमारा 0 रहेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑटो इंक्रीमेंट होता है तो ये 0 बाय डिफॉल्ट 0 ही रहता है। तो अगर ये 0 है तो ऑटो इंक्रीमेंट मोड में चलेगा। लेकिन बाई चांस अगर आपको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है और इसको ऑटो डिक्रीमेंट मोड में अगर डालना है तो फिर हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन फ्लैग को 1 कर देंगे। जब ये डायरेक्शन फ्लैग 1 होगा तो हमारा जो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन है अब वो ऑटो डिक्रीमेंट मोड में चलेगा, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन रहेगा। उसके बाद हमारे पास है साइन फ्लैग, ठीक है। ओवरफ्लो फ्लैग डिस्कस हो ही गया। ओवरफ्लो फ्लैग हमारा तब सेट होगा जब अर्थमेटिक जो है वो आउट ऑफ रेंज, रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन इज आउट ऑफ रेंज। फिर हमारे पास IOPL है। IOPL की 2 बिट हैं, ये ध्यान रखना। देखो इसमें लड़के बहुत गलती करते हैं, अभी भी जो क्लास टेस्ट हुआ था उसमें भी बहुत लोगों ने इसको सिर्फ एक ही बिट कंसीडर किया था। IOPL हमारे पास 2 बिट हैं, D13 और D12, ठीक है। इन 2 बिट का कॉम्बिनेशन है हमारे पास, जिसकी हमारे पास ये टेबल है IOPL के लिए। तो अगर 0 है, इसमें जो हमारी IO है, जो प्रोसेसर के साथ IO कनेक्टेड है, उसकी प्रिविलेज लेवल बताते हैं। अभी हमने मोड में प्रोटेक्शन मोड में प्रिविलेज लेवल डिस्कस किया था कि 4 प्रिविलेज लेवल होते हैं हमारे पास, 0 1 2 3, तो जिसमें 0 हाईएस्ट होता है। तो अगर ये 0 है तो हमारे जो IO डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनका प्रिविलेज लेवल हाईएस्ट होगा। अगर ये 0 1 है तो उनका प्रिविलेज लेवल सेकंड हाईएस्ट होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे चलेगा, ये टेबल हम लोग बना देंगे IOPL के लिए। फिर NT है हमारे पास नेस्टेड टास्क। नेस्टेड टास्क में प्रोसेसर हमें ये बताता है कि वो जो मेन प्रोग्राम है वो रन कर रहा है, कुछ सब प्रोग्राम है वो रन कर रहा है। जैसे कोई मेन प्रोग्राम था उसमें कोई हमने फंक्शन कॉल किया, तो अगर कोई कॉल हो रहा है तो फिर वो नेस्टेड टास्क सेगमेंट में जाता है और वहाँ पे ये इसको बिट को 1 कर देता है कि अभी मेन फंक्शन रन नहीं हो रहा बल्कि सब फंक्शन रन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद RF है हमारा रिज्यूम फ्लैग। रिज्यूम फ्लैग यूज़ होता है डिबगिंग में। डिबगिंग में ये होता है कि हमारा जो एक ब्रेक पॉइंट है उससे हमें पता है यहाँ पे हमारी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, उसको अगर हमें छोड़ के अगले ब्रेक पॉइंट पे करना है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग रिज्यूम फ्लैग को 1 करते हैं। तो अब जैसे अगला ब्रेक पॉइंट आएगा डिबगिंग में, उसको वो स्किप कर देगा, उस ब्रेक पॉइंट पे नहीं रुकेगा और उसको स्किप करते अपने आप को 0 कर देगा ताकि अगले ब्रेक पॉइंट पे रुक सके, ठीक है। तो ये हमारा रिज्यूम फ्लैग होता है। फिर हमारे पास VM
फ्लैग है, ये भी हमारे पास बिट है, कंट्रोल बिट ही कह सकते हो कि हम ही इसको दे रहे हैं इन दोनों को भी, ठीक है। तो ये सारे के सारे मतलब कंट्रोल फ्लैग्स में ही आते हो कि ये सारी बिट्स हम ही इसको दे रहे हैं, ठीक है। बस एंटी एक ऐसा जो वो बता रहा है कि प्रोसेसर बता रहा है कि नेस्टेड टास्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वीएम में अगर हम लोगों ने इसको 1 दिया तो हमारा प्रोसेसर वर्चुअल 8086 मोड में एंटर कर जाता है, ठीक है। ये भी डिस्कस किया था हमने ऑपरेटिंग मोड्स वाले अभी पिछले 10 मिनट पहले, ठीक है। इसके बाद आता है फिर सेकंड टॉपिक हमारा, ठीक है। ये हमारा फ्लैग रजिस्टर हो गया। टोटल हमारे पास टोटल आपको 17 बिट्स इसकी लिखनी है, 18 बिट्स। 18 में से भी 1 2 3 4, ये 4 बिट जीरो रहेंगे। आसान याद करने का आसान तरीका ये 1 3 5 है यहाँ पर और उसके बाद 15 है, ठीक है। 1 3 5 15 ये डोंट केयर बिट्स हैं, जिसमें से एक हमारी 1 रहेगी, बाकी सब जीरो रहेंगे, ठीक है। 1 3 5 15 ये डोंट केयर बिट्स हैं, बाकी सब जीरो रहेंगी, सिर्फ D1 जो है वो ये हमारी 1 रहेगी। इसके अलावा फिर यहाँ से कैरी, पैरिटी, ऑक्सिलरी कैरी, जीरो, साइन, फिर ट्रैप, इंटरप्ट, डायरेक्शन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, फिर ये 2 बिट हैं एक साथ IOPL, ठीक है। ये 2 बिट हैं याद रखना। फिर NT है हमारा नेस्टेड टास्क, फिर रिज्यूम फ्लैग और फिर वर्चुअल मोड वाला जो हमारे पास बिट है। फिर आता है हमारा पिन डायग्राम। आपके एग्जाम में, आपके सिलेबस में 2 चीज़ें, एक तो फंक्शनल पिन डायग्राम और दूसरा है फंक्शनैलिटी ऑफ वेरियस पिन, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपके सिलेबस में, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं बिल्कुल, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आता है एक क्वेश्चन आएगा अगर 5 मार्क्स का, तो सिर्फ आएगा पिन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, आपसे वो एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं पूछेगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन भी पूछता है तो फिर 10 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन होता है वो, ठीक है। तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो नॉर्मली इसमें पिन डायग्राम ये पूछेगा। तो ये एक टॉपिक ये है आपका कि आपको ये ड्रॉ करना है, ठीक है। इसमें ये देख लो कैसे इसको ड्रॉ करना है। हमारे पास इसको हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेना है इसको, कि हमारे पास सबसे पहले क्लॉक 2 इंटू सिस्टम क्लॉक, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट साइड से ड्रॉ करना शुरू करो कि क्लॉक 2 है, सिस्टम क्लॉक मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब जो जितनी सिस्टम की क्लॉक होगी उससे डबल हमें बाहर देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद रीसेट है हमारे पास, रीसेट पिन से माइक्रो प्रोसेसर रीसेट हो जाएगा। रेडी पिन हमारी यूज़ होती है स्लो पेरिफेरल्स को कनेक्ट करने के लिए, कि अगर जो हमने एक डिवाइस कनेक्ट कर रखा है कोई अपना माइक्रो प्रोसेसर के साथ में और वो स्लो है, तो माइक्रो प्रोसेसर ने डेटा दिया, अभी वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाया, ठीक है। तो वो इस रेडी पिन को 1 रखेगा। जब उसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब इस रेडी पिन को वो 0 करेगा कि हाँ भाई अब अगला डेटा मुझे चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास ये पिन हो गई। इसके बाद ये दोनों पिन हमारी इंटरप्ट की हैं, NMI और INTR, ठीक है। NMI नॉन मास्केबल इंटरप्ट और INTR नॉर्मल इंटरप्ट जो होगी उसके लिए हमारे पास ये इंटरप्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है होल्ड और होल्ड एक्नॉलेज। ये दोनों के दोनों जो है वो यूज़ होंगे DMA इंटरफेस में, ठीक है। DMA इंटरफेस पिन चाहिए, होल्ड और होल्ड एक्नॉलेज, होल्ड और HLDA। फिर ये तीनों हमारे पास को प्रोसेसर इंटरफेस पिन है, PE रिक्वेस्ट, एरर, बिजी। क्योंकि को प्रोसेसर जो है वो जब हम पहले वो रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे काम चाहिए, मुझे बस का कंट्रोल, मतलब मुझे एड्रेस दे दो, बस पर डाल के बस का कंट्रोल दे दो और मुझे फिजिकल एड्रेस बता दो कि कहाँ से डेटा मुझे उठाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करेगा प्रोसेसर, को प्रोसेसर जो होगा हमारा 8087 8086 का 8086 का 80387 होता है और इसमें 80287 भी काम करता है, ठीक है। तो को प्रोसेसर यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा। फिर अगर वो जो ऑपरेशन कर रहा है उसका कोई प्रॉब्लम आती है, आउट ऑफ रेंज है, कुछ भी है, तो ये एरर देगा यहाँ पर। और अगर वो कोई प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, अभी रिजल्ट निकाल रहा है, तो जब तक रिजल्ट उसका कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये बिजी पिन को 0 रखता है और जैसे ही रिजल्ट कंप्लीट हो जाता है तो बिजी को वापस 1 कर देता है, ठीक है। फिर हमारे पास अगर हम इधर की तरफ आएँ तो देखो दो तो हमारे पास एड्रेस बस का पार्ट है। एड्रेस बस में याद रखना कि यहाँ A2 से A31 तक है, A0 से A31 तक नहीं है, ठीक है। और हम लोग ये लिखेंगे ये एड्रेस बस का पार्ट है। A0 और A1 यूज़ होते हैं हमारे ये बैंक अनेबल सिग्नल को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे 4 पिन है हमारे पास, BE0 से BE बार तक, ये हमारे एड्रेस बस का पार्ट हो गया यहाँ पे। फिर ये डेटा बस है, हमारी डेटा बस पूरी है D0 से D31 तक, 32 बिट की थी हमारे पास। इसका जो डायरेक्शन है वो बाई डायरेक्शन होगा। एड्रेस हमेशा माइक्रो प्रोसेसर देगा, डेटा का भी माइक्रो प्रोसेसर लेगा भी और देगा भी, ठीक है। और BA16 ये हम बताते हैं माइक्रो प्रोसेसर को कि 16 बिट की डेटा बस यूज़ करनी है या 32 बिट की, सही है। जैसे अगर हमें 8086 में काम करना है या वर्चुअल मोड में या कोई हमें ऐसा ज़रूरत है इसमें हमें 16 बिट की बस यूज़ करनी है, तो हम BA16 बिट को 0 कर देंगे, इससे कि हम लोग 16 बिट की डेटा बस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये डेटा बस का पार्ट हो गया, एड्रेस बस का पार्ट हो गया। फिर हमारे पास ये मेमोरी और ये कंट्रोल बस का पार्ट है एक्चुअली। तो इसमें बताता है कि मेमोरी से जो ऑपरेशन होना है मेमोरी से होना है या IO से होना है, ठीक है। अगर ये 1 है तो ऑपरेशन मेमोरी से होगा, 0 है तो IO से होगा। अगर फिर जो सिग्नल है वो डेटा सिग्नल जा रहा है या कंट्रोल सिग्नल जा रहा है, जो डेटा जा रहा है डेटा बस पे, वो एक्चुअल में डेटा सिग्नल है या कंट्रोल सिग्नल है, तो उसके लिए हमारे पास ये DC बार है, ठीक है। फिर रीड करना है या राइट करना है, तो अगर ये वाली पिन 0 है तो रीड होगा, 1 है तो राइट होगा, ठीक है। इसके बाद फिर ये हमारे पास NA ADS और लॉक, ये पाइपलाइनिंग से इफेक्ट होता है, ठीक है। अभी आगे डिस्कस कर लें, पहले ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो
बल्कि चलो बता ही देते हैं। NA जो होता है हमारा नेक्स्ट एड्रेस है, कि जब इस पिन पे हम लोग जीरो देंगे, ठीक है, जब हमारा एड्रेस पाइपलाइनिंग यूज हो रही होती है तो हम इस पिन पे जीरो देते हैं। जैसे हम जीरो देंगे अगली जो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस बस में पुट हो जाता है, ठीक है। और ये ADS बार हमें बताता है कि नेक्स्ट कब जो है वो एड्रेस बस पे एड्रेस चेंज हुआ। जैसे जैसे एड्रेस बस पे एड्रेस चेंज होगा, जैसे ही चेंज होगा फौरन ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। हमारी जो एड्रेस बस पे उस पर एक एड्रेस जा रहा था, अब उसका एड्रेस फौरन चेंज हो गया, तो ये एक साइकिल के लिए, एक मशीन साइकिल के लिए जीरो हो जाएगा, फिर वापस से 1 हो जाता है। तो जब भी एड्रेस चेंज होता है ये एक मशीन साइकिल के लिए ADS जीरो हो जाता है। और जब पाइपलाइनिंग होती है तो ये हमेशा होगा, ये पाइपलाइनिंग के टाइम का बस है कि NA हमें देना है, तो जब हम देंगे तो नेक्स्ट एड्रेस लोकेशन मतलब एड्रेस बार पे आ जाता है। फिर हमारे पास लॉक बार एक जो है सिग्नल रहता है, तो ये हमें ये बताता है कि जो साइकिल्स हैं वो लॉक्ड है नहीं। दरअसल हम लोग अपनी इंस्ट्रक्शन में कभी कभी लॉक प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। लॉक प्रीफिक्स का मतलब ये है कि अगर एक इंस्ट्रक्शन चल रही है और एक इंस्ट्रक्शन में कई सारे मशीन साइकिल्स हैं, तो अगर कोई इंटरप्ट आती है, ठीक है, तो हमारा जो प्रोसेसर है वो बस का कंट्रोल फ़ौरन छोड़ देता है। मतलब जो मशीन साइकिल थी उस, अगर एक इंस्ट्रक्शन में कई मशीन साइकिल्स हैं तो उस जो इस मशीन साइकिल में ये है उस मशीन साइकिल को जस्ट कंप्लीट करता है और बस का कंट्रोल छोड़ देता है, ठीक है, कि भाई ठीक है तुम ले लो, फिर वापस आके मुझे दे देना, मतलब DMA से अगर एक्सेस हो रहा है जो भी है। तो अब क्या होगा, अगर हमने लॉक प्रीफिक्स यूज़ किया अपनी इंस्ट्रक्शन में तो यहाँ पे हमें जीरो मिलेगा और ये बताएगा कि अब अगर तुम दोगे भी, अगर तुमने मुझे इंटरप्ट दे दी, अगर जो है DMA हमारा रिक्वेस्ट कर भी रहा है, तब भी मैं बस नहीं छोड़ूंगा तब कब तक, जब तक ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। तो उस इंस्ट्रक्शन में चाहे जितने भी मशीन साइकिल्स हों, जब तक वो पूरे मशीन साइकिल एग्जीक्यूट नहीं हो जाएंगे तब तक ये बस का कंट्रोल नहीं छोड़ेगा हमारा 80386, ठीक है। तो ये पता चलेगा हमें लॉक वाली सिग्नल से कि अगर यहाँ पे जीरो है इसका मतलब सारे इंस्ट्रक्शन साइकिल लॉक है, सारे साइकिल्स पूरी इंस्ट्रक्शन के बाद ही हमें कंट्रोल मिलेगा, और अगर ये 1 है इसका मतलब जैसे ही हमारे पास सिग्नल आएगा बस वो मशीन साइकिल कंप्लीट करके हमारा 80386 बस का कंट्रोल दे देगा DMA कंट्रोलर को या किसी को भी, ठीक है। तो ये हमारे पास याद रखने के लिए आसानी से ये हमारे पास इंटरप्ट पिन्स हैं, ये फिर DMA इंटरफेस है, ये कोप्रोसेसर इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सबके बारे में बहुत छोटा छोटा ही लिखा है, इसमें अगर आप इतना भी लिख देंगे तो कंप्लीट मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नॉर्मली अगर फंक्शनलिटी ऑफ पिन्स में देखो होगा क्या, ये मैंने क्यों लिखा है, ऐसे नहीं है कि वो आपसे ये कहेगा कि आप सारी पिन्स की फंक्शनलिटी बताइए, वो आपसे ये कहेगा कि आप DMA इंटरफेस की जो पिन्स हैं उनकी फंक्शनलिटी बता दीजिए, तो आपको होल्ड और होल्ड है ये दोनों एक्सप्लेन कर देना है बस यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपको पहले ये बताना है कि ये 2 पिन हमारी होती हैं DMA कंट्रोल इंटरफेस के लिए, और फिर इन दोनों को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। अगर वो ये कहता है को प्रोसेसर इंटरफेस पिन डिस्क्राइब करिए, तो फिर आपको PE रिक्वेस्ट, एरर और BC सिग्नल, ये तीनों को एक्सप्लेन करना। और जितना मैंने यहाँ लिखा है सिर्फ इतना भी अगर आप कॉपी पे लिखेंगे तो भी आपको 80% मार्क्स मिल जाएंगे, बाकी आपके मतलब जो है एलेबोरेशन के ऊपर और हैंड राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड जो पार्ट है हमारा वो ये है एड्रेस बस, और ये हमारा एड्रेस बस का पार्ट है। तो हो सकता है एड्रेस बस की पिन्स पूछ ले, तो एड्रेस बस की अगर पिन पूछता है तो एड्रेस बस के लिए ये वाला हमारा एड्रेस बस बताना है, और BE बार के लिए फिर हमें ये टेबल ड्रॉ करनी है कि जो बैंक अनेबल सिग्नल्स होते हैं वो कैसे जो है जनरेट होंगे। और कभी कभी वो ये भी हो सकता है एग्जाम में सिर्फ यही पूछ ले कि एक्सप्लेन हाउ द बैंक अनेबल सिग्नल्स आर जनरेटेड, या हाउ द बैंक्स आर सेलेक्टेड। तो उसमें आपको ये टेबल बनानी है कि अगर इन तीनों पिन पे हमें 1 मिल रहा है तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा, और सब पे अगर 0 इसका मतलब 32 बिट का ऑपरेशन होगा। ये पूरी टेबल है, इसको याद करके इसको बनाना होगा, ठीक है। फिर हमारे पास ये डेटा बस है, डेटा बस के लिए यहाँ पे रेडी सिग्नल जो था, अच्छा रेडी का तो पिछली उसमें था ना, यहाँ पे अच्छा डिस्क्राइब कर दिया, रेडी तो डिस्क्राइब किया ही था, ओके स्लो क्वालिफायर, अच्छा ये गलती से यहाँ पर आ गया, इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, सॉरी। रेडी सिग्नल तो हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो खैर कोई बात नहीं, दोबारा भी आएगा तो आप दोबारा याद कर लिए क्या फ़र्क पड़ रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डेटा बस है, डेटा बस को हम लोग नॉर्मली डिफाइन कर देंगे BS16 डायनेमिक डेटा बस साइजिंग, एक्टिव लो इनपुट सिग्नल 0 to 16, अगर ये 0 है हमारे पास क्योंकि लो इनपुट है तो 16 बिट डेटा बस सेलेक्ट होगी, और अगर 1 है तो 32 बिट डेटा बस हमारे पास रहेगी। देखो किसी भी अगर पिन के ऊपर बार लगा हुआ है इसका मतलब वो एक्टिव लो सिग्नल है, कि जब उस पर 0 होगा तब वो काम करेगा। जैसे इन सब पे बार है तो जब ये 0 होगा तब यानी कि चारों बैंक हमारे सेलेक्ट होंगे और 32 बिट का ऑपरेशन होगा। एक बैंक हमारा सिर्फ 8 बिट का डेटा देता है। अब ये मत पूछना क्यों देता है, मैं क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लॉक सिग्नल में डिस्क्राइब कर ही दिया। तो ये तीनों लॉक सिग्नल ADS और NA ये एड्रेस पाइपलाइनिंग में जनरली यूज़ होते हैं। वैसे लॉक तो नॉर्मली भी यूज़ होता है, एड्रेस पाइपलाइनिंग ना भी हो तब भी। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ ये आ जाता है NMI और INTR पे डिफरेंस बता दीजिए कि जो हमारी नॉन मास्केबल इंटरप्ट है और INTR सिग्नल है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये इसमें 5 डिफरेंस लिखे हुए हैं। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है 5 डिफरेंसेस आप लिखते हैं, 5 मार्क्स आपके पूरे पक्के हैं,
ठीक है। तो अगर ऐसा आता है तो इसको ज़रूर अटेम्प्ट करना। अगर एनएमआई और एनटीआर में डिफरेंस आता है एग्जाम में सिर्फ लिखने को, तो ज़रूर इसको अटेम्प्ट करना। और ये बहुत छोटी सी टेबल है, एक याद कर लोगे दूसरी अपने आप याद होगा। देखो जैसे एनएमआई इज नॉन मास्केबल, इंटरप्ट हैंड्स कैन नॉट बी डिसेबल, तो उस उल्टा क्या होगा एनटीआर का, कि मास्केबल है और डिसेबल हो सकती है। और ये डिसेबल कब होगी, जब हमारा आईएफ जो था इंटरप्ट, एक मिनट, डिसेबल इफ आईटी बिट होगी हमारे पास ना, आईएफ इंटरप्ट फ्लैग जो था हमारे पास फ्लैग रजिस्टर में, यहाँ पे ये जो हमारे पास था आईटी बिट, ये है हमारा इंटरप्ट फ्लैग। ठीक है, वहाँ गलती से आईएफ लिखा हुआ है, तो ये इसको आप आईटी कर लीजिएगा कि अगर हमारा जो आईटी बिट है, पेन ले लेता हूँ मैं और ये पेन का कर लेता हूँ कलर चेंज, है ब्लैक, ब्लैक की है ना, ये है ब्लैक, सॉरी। तो ये हमारी आईएफ ना हो के ये हमारे पास आईटी बिट होगा। ठीक है, तो अगर आईटी बिट हमारी 0 है तो ये डिसेबल रहेगी, ये वाली मास्केबल है क्योंकि ये, और अगर आईटी बिट हमारा 1 है तो ये अनेबल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये नॉन मास्केबल है, ये मास्केबल है, ये हायर प्रायोरिटी है, ये लोअर प्रायोरिटी है, ये एज ट्रिगर्ड है, ये लेवल ट्रिगर्ड है, ये वेक्टर्ड इंटरप्ट है, ये नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है। ठीक है, ऑन रिसीविंग एनएमआई इंटरप्ट यूपी परफॉर्म्स आईएसआर और आईएसआर ऑफ INT2। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता है, INTR जब आता है तो INTA साइकिल देता है, इंटरप्ट एक्नॉलेज साइकिल्स होते हैं कुछ, उसको ये एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और फिर उसको एग्जीक्यूट करके ये लेता है कि कौन सा ISR कहाँ पे जाके मुझे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो जब इसके पास INTR आता है तो ये INTA साइकिल, INTA बार जो मतलब इंटरप्ट एक्नॉलेज साइकिल एग्जीक्यूट करता है और मांगता है कि भाई एड्रेस दो अब मुझे। ठीक है, तुमने मुझे इंटरप्ट किया, अब मुझे बताओ कहाँ जाना है, तो वो एड्रेस हमें फिर प्रोवाइड कराना होता है इंस्ट्रक्शन के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर को। यहाँ पे एड्रेस नहीं देना होता है, इसको प्री डिफाइंड होता है। ठीक है, तो अगर हमें इसके लिए कोई प्रोग्राम लिखना है तो उसी एड्रेस पे जाके प्रोग्राम हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ का एड्रेस प्री डिफाइंड रहता है कि जब भी ये इंटरप्ट आएगी तो वो जाके सीधा वहीं पे कूदेगा और जाकर के वहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मैंने बताया अभी था, याद होगा आप लोगों को क्लास में, कि अगर डोरबेल बजे तो आदमी दरवाजे पे ही जाएगा खोलने के लिए, टॉयलेट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका प्री डिफाइंड है। और अगर INTR ऐसे है जैसे कि मोबाइल की रिंगटोन बज रही है, कि अगर बज रही है तो आदमी देखता है कि कहाँ पर है ना, ढूंढता है उसको कि कहाँ जाना है, कहाँ पे जाके फ़ोन उठाना है। सही है, तो मोबाइल ढूंढना पड़ता है। लेकिन अगर डोरबेल बज रही है तो ढूंढना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता कि कहाँ पे जाकर दरवाज़ा खोलना। ऑब्वियस सी बात है, मेन गेट पे ही डोरबेल लगी हुई है तो वहीं पे जाके, तो वो डोरबेल नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। और जो ये है क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल की रिंगटोन, ये मास्केबल या INTR वाले। ठीक है, इतना अगर आप लिख देंगे तो कंप्लीट आपको मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। फिर हमारा आता है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में है बैंक्स, जो अभी हम लोग बात करें तो बैंक एनेबल सिग्नल होते हैं हमारे पास। तो उस बैंक में हमारे पास टोटल 4 बैंक होते हैं। क्यों 4 बैंक होते हैं, क्योंकि एक जो मेमोरी लोकेशन है वो 1 बाइट जो है कंटेन करती है, और एक मेमोरी को पहले हमें एड्रेस देना पड़ता है, फिर हमें उससे डेटा लेना पड़ता है। ठीक है, या राइट करना है जो भी है। तो एक मेमोरी को हम लोग एक बार एड्रेस देंगे एक साइकिल में, और उस अगले साइकिल में उससे डेटा लेंगे। तो अगर एक ही मेमोरी से हमें 4 बाइट लेनी है तो हमें 4 साइकिल लगेंगे उसको डेटा एड्रेस देने में, फिर वहाँ से डेटा लेने में और 4 साइकिल लग जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए एक ही बार में काम हो जाए, इसलिए हमने क्या किया कि 32 बिट की मेमोरी को 4 कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन को, मतलब 32 बिट के मेमोरी को हमने 4 बैंक में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, हर बैंक जो है वो 1 GB का होगा, तो इसलिए टोटल मैक्सिमम 4 GB हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कम भी हो सकता है। ठीक है, अगर हमने सिर्फ 2 GB मेमोरी यूज़ की तो हमारा हर बैंक 512 MB का होगा, है ना। अगर हम 2 GB यूज़ कर रहे हैं तो 512 MB का होगा हर बैंक। अगर हमने सिर्फ 1 GB मेमोरी टोटल यूज़ की है तो फिर हमारा कितना 256 MB का एक बैंक होगा। समझ आई बात, क्योंकि हमें यूज़ 4 ही बैंक करने, क्योंकि हमें चाहिए 32 बिट डेटा और एक बैंक देगा 8 बिट डेटा, तो हमें चाहिए 4 बाइट। 4 बाइट यानी 4 बैंक से हमें लेनी पड़ेगी। तो हमेशा 4 बैंक यूज़ होंगे, चाहे कितनी भी मेमोरी हो, चाहे वो मेमोरी 1 GB हो, चाहे वो मेमोरी 4 GB। सही है, मैक्सिमम 4 GB से ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। सही है, तो एड्रेस हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट 4 कंसेक्यूटिव लोकेशन कैरिंग 32 बिट डेटा आर स्प्रेड अक्रॉस 4 डिफरेंट चिप्स या डिफरेंट बैंक्स कह सकते हैं। अगर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन भी आता है तब भी आपको ये वाली टेबल बनानी है, PE बार वाला। और अगर ये डायग्राम आप बना देते हैं तो 5 में से 2 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, अगर आपने ये डायग्राम बना दिया है तो। सही है, और अगर ये टेबल बना दिए तो 1-2 मार्क्स और समझ लिए, और अगर आपने ये एक्सप्लेन भी कर दिया तो 5 में से पूरे 5 मार्क्स आपके पक्के हो गए। सही है, अगर ना हो, टाइम कम हो, कुछ भी हो, तो ये डायग्राम मत बनाना। ठीक है, अगर ये डायग्राम नहीं भी बनाओगे तुम तब भी जो तुम्हें 4 मार्क्स मिल जाएंगे सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के और ये टेबल बनाने के। ठीक है, अगर टाइम बच जाए तो कुछ भी रफ जैसा भी तुम्हें याद हो ये डायग्राम बना देना। याद रखना कि यहाँ पे देखो ये D0 से 31 तक जा रहा है, और BE0 बार वाला जो है, BE0 बार वाला वो स्टार्टिंग के एड्रेस लेगा, यानी D0 से D7 तक होगा इसमें, ये ध्यान रखना। BE0 बार में D0 से D7 तक, और B3 बार में लास्ट वाला 31 से 24 तक, ऐसे बनाने हैं।
बस ये गड़बड़ मत करना कि B0 बार मतलब यहाँ से तुमने लिखना शुरू किया 0 से 7 0 से 7 फिर जो है 7 से 8 से 15 फिर 16 से 23 और 31 से 24 और यहाँ पे इसको ऐसे ही बना दिया। ऐसा नहीं करना, ये चाहे इसको तुम ऊपर नीचे कैसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जो B0 बार वाला है ये आपने यहाँ बनाया है B0 बार, तो फिर इसमें आपको 0 से 7 तक लिखना है, ठीक है। B0 बार वाला 0 से स्टार्ट होगा और B3 वाला 31 पे खत्म हो रहा होगा, ये ध्यान रखना है डायग्राम बनाने में, सही है। तो कोई भी रफ डायग्राम अगर आप बनाते हैं, ये टेबल आपने बना दिया और ये भी बनाया, तो भी आपको 4 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अगर ये डायग्राम भी अच्छा बना दिया तो फिर आपको पूरे 5 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो लास्ट टॉपिक जो है इसका वो मेमोरी मैनेजमेंट रजिस्टर, ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो मेमोरी मैनेजमेंट रजिस्टर है एक्चुअल में वो जो हमारे पास टेबल रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। ये मेमोरी मैनेजमेंट रजिस्टर जो हैं ये सिर्फ हमारे यूज़ होंगे प्रोटेक्टेड मोड में, ठीक है। मैंने बताया था कि प्रोटेक्टेड मोड में हमारे जो है मेमोरी का सेगमेंटेशन और पेजिंग दोनों चीज़ें होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट में एक तो हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, देखा है तो भाई उसमें भी तो सेगमेंट में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कौन सा सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ से नहीं होगा। और मेन जो होता है ये GDTR, LDTR, IDTR और TR, ठीक है। क्योंकि इनके पास जो है सारे के सारे वो डिस्क्रिप्टर जो था ना हमारे सेगमेंट डिस्क्रिप्टर जो थे उन टेबल, एक टेबल होती है इसमें सारे सेगमेंट डिस्क्रिप्टर होते हैं और ये वो रजिस्टर होता है जिसमें उस टेबल का एड्रेस होता है, सही है। ये वो रजिस्टर है जिसमें उस टेबल का एड्रेस है, कौन से डिस्क्रिप्टर टेबल का, जिस टेबल में सारे के सारे डिस्क्रिप्टर है, सारे सेगमेंट के, कोड सेगमेंट के, डेटा सेगमेंट के, ठीक है। तो हमारे पास मेमोरी, अगर ये आता है क्वेश्चन मेमोरी मैनेजमेंट रजिस्टर, तो आपको सिर्फ यहाँ पे 4 रजिस्टर्स के नाम लिखने हैं और उनके बारे में एक 2 लाइन लिख देनी, इतना काफ़ी है। आपको 5 में से 4 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। GDTR मैं 5 इसलिए नहीं करूँ कि थ्योरी क्वेश्चन में आसानी से 5 में से 5 मार्क्स मिलते नहीं हैं, ठीक है। इल्ला ये कि बिल्कुल जैसे फीचर्स का मामला है तो फीचर में 5 में से 5 आपको मिल जाएंगे, वो डिफाइंड चीज़ है। 5 पॉइंट आपने लिखे, वो 5 पॉइंट मतलब 6-7 पॉइंट आपने लिखे, तो वो पूरे मार्क्स आपको उसमें मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इसको एक्सप्लेन, अब उसका कितना एक्सप्लेनेशन एग्जामिनर चाह रहा है ये क्लियर नहीं है, ठीक है। तो GDTR जो होता है हमारा होल्ड द बेस एड्रेस एंड साइज ऑफ द ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, ठीक है। ये हमारा 48 बिट का रजिस्टर होता है GDTR। LDTR हमारा 16 बिट का जो लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल होता है। देखो GDTR जो होता है ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल होता है, जैसे कि पूरे फोन में जो मेमोरी है उसका एक पूरा GDTR होगा, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल होगी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो प्रोग्राम है हमारा, तो हर प्रोग्राम की एक अलग अलग हमारे पास लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल होगी, जिसमें हर जैसे कोई कैमरा चल रहा है तो उसकी लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल होगी कि उसकी फाइल्स कहाँ पर स्टोर हो रही, ठीक है। तो जो हमारा लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल है वो छोटा रजिस्टर होता है, 16 बिट का होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल है उसका एड्रेस होगा LDTR में, ठीक है। ये प्रोटेक्टेड बोर्ड में ही काम करेंगे दोनों के दोनों। और IDTR में इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर होगा, ये भी हमारा टोटल 48 बिट का होगा, इंटरप्ट हमारे ओवरऑल काम करती है, ठीक है। इट इज़ यूज टू सर्च IDT, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल को सर्च करने के, उसके अंदर मतलब सर्च करने के काम आता है हमारा जो IDTR होता है। TR होल्ड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंटली एग्जीक्यूटिंग टास्क इन प्रोटेक्टेड मोड, ठीक है। अभी जो टास्क चल रहा है कोई प्रोटेक्टेड मोड में, जैसे टास्क स्विचिंग अगर हमने ऑन की हुई है तो अब जो टास्क चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास TR रजिस्टर में रहती है, ठीक है। ये थे हमारे मेमोरी मैनेजमेंट रजिस्टर। लास्ट है हमारे फिर कंट्रोल रजिस्टर्स, ठीक है। क्लास में भी हमने डिस्कस किया, तो टोटल हमारे पास 4 कंट्रोल रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। CR0, CR1, CR2, CR3, सही है। तो इसमें सिर्फ हमारा CR0 काम का है, CR0 आपको याद रखने की ज़रूरत है। बाकी देखो CR1 तो यूज़ ही नहीं होता, और CR2 हमारे पास एक ही इसका काम है कि पेज फॉल्ट लीनियर एड्रेस, कि अगर हमने जैसे सेगमेंटेशन के थ्रू, सेगमेंटेशन से हमारा वर्चुअल एड्रेस लीनियर एड्रेस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर लीनियर एड्रेस पेजिंग के थ्रू फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर लेकिन वहाँ पे लिमिट है, ठीक है। तो अगर पेजिंग में जाके उसने देखा, उस एड्रेस को उसने चेक किया, लेकिन वो पेज अगर मेमोरी में है ही नहीं, ठीक है, तो वो फॉल्ट देगा। तो फॉल्ट देगा लेकिन सेगमेंट, तो वो उसको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन लीनियर एड्रेस उसका है, लीनियर एड्रेस कन्वर्ट हो चुका है, वर्चुअल एड्रेस से लीनियर एड्रेस सेगमेंटेशन के थ्रू कन्वर्ट हुआ था, सही है। पेजिंग इसको फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो पेज इसकी मेमोरी में नहीं है, सही है। तो अब इसने ये क्या करेगा कि एरर देगा और उसका जो जिस लीनियर एड्रेस की वजह से उसको फॉल्ट जनरेट हुआ है वो फॉल्ट हमारा यहाँ CR2 में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास CR3 जो होता है पेज डायरेक्टरी बेस एड्रेस, हमारे पास मिलियंस ऑफ पेजेस होते हैं और मिलियंस ऑफ पेजेस जो है वो थाउजेंड्स पेज टेबल में स्टोर रहते हैं। तो एक पेज टेबल में हज़ार मतलब लगभग 1024 पेजेस होते हैं, तो और 1024 हमारे पास पेज टेबल होती है। ये सारी पेज टेबल हमारे पास पेज डायरेक्टरी में होती है। तो पेज डायरेक्टरी का बेस एड्रेस जो है वो 20 बिट का होता है, वो हमारे पास यहाँ पे स्टोर रहता है। इसके बाद की टोटल 30 बिट के हैं, सारे के सारे रजिस्टर हमारे 32 बिट के हैं। तो इसके बाद वाले जो 12 बिट हैं ये हमेशा 0 रहेंगे। 20 बिट का पेज डायरेक्टरी का बेस एड्रेस वो हमारा यहाँ पे स्टोर रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग CR0 पे। CR0 जो है इसमें हमारे पास डिफरेंट बिट्स हैं, PE, MP, EM, TH, ET, ठीक है। जितना जैसे भी तुम लोग अपना याद रखना चाहो,
कि एक था टेम्पो, ठीक है, ETEMP, या और ये हमारे पास पेजिंग वाली बिट है। पेजिंग, PG का मतलब पेजिंग है, सही है। अगर हम ये बिट 1 है, मैंने पहले बताया था कि पेजिंग हमारे पास ऑप्शनल है, अगर ये बिट 1 है तो पेजिंग अनेबल है, अगर ये बिट 0 है तो पेजिंग अनेबल नहीं है। फिर जो लीनियर एड्रेस हमारा है वही फिजिकल एड्रेस कंसीडर किया जाएगा, सही है। अगर ये बिट अनेबल है तो हमारी पेजिंग ऑन है, तो फिर लीनियर एड्रेस कन्वर्ट होगा फिजिकल एड्रेस में। और अगर ये बिट 0 है तो पेजिंग हमने ऑप्शनल है, हमने ऑफ कर रखी है, तो हमारा लीनियर एड्रेस ही हमारा फिजिकल एड्रेस बन जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास ये वाली सारी बिट जो है, ये भी सारी बिट जो है, बस ये बिट आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बिट कौन कौन सी है? PE प्रोटेक्शन अनेबल, जब भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर प्रोटेक्शन मोड में काम करेगा ये PE बिट हमारी 1 रहेगी। याद होगा मैंने बताया रियल मोड में हम आते हैं, तो रियल मोड में हमारे पास इनमें से कोई भी रजिस्टर अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ हमारे पास CR0 अवेलेबल होता है, और उसमें भी सिर्फ ये बिट अनेबल होती है PE, कि जैसे हम इसको 1 करते हैं फौरन हमारा रियल मोड छोड़ के प्रोटेक्टेड मोड में आता है, और प्रोटेक्टेड मोड में फिर ये सारी बिट्स हमारे पास अवेलेबल होती है, सही है। PE बिट है हमारी प्रोटेक्शन अनेबल, तो अगर ये 1 है तो हमारा 8086 किस में काम कर रहा है? प्रोटेक्टेड मोड में आ चुका है, रियल मोड में नहीं, ठीक है। अब फिर VM को देखना पड़ेगा, अगर VM 1 है तो हो सकता है वो प्रोटेक्शन के साथ साथ मतलब वर्चुअल 86 मोड में भी काम कर रहा हो, ठीक है। तो PE अगर 1 है तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो स्विच करेगा रियल मोड से प्रोटेक्टेड मोड। फिर हमारे पास MP बिट है, MP का मतलब है मैथ को प्रोसेसर, जो मैंने बताया था 80387 होता है, 80287 होता है, ठीक है। ये मैथ्स के प्रोग्राम फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का काम आता है। तो अगर हमने लगा रखा है इसको तो हम यहाँ पर करेंगे 1, अगर हमने लगा नहीं रखा, ये ऑप्शनल होता है, अगर हमने इसको नहीं लगा रखा तो फिर हम इसको कर देंगे 0। तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर जब देखा कि ये 1 नहीं है, ये 0, तो फिर वो इस वाली बिट को चेक करेगा, ये EM इमुलेट मैथ को प्रोसेसर, ठीक है। तो अगर ये बिट 1 है तो हमारा 8036 खुद एज अ मैथ को प्रोसेसर काम करेगा, ठीक है। जैसे कि कभी कोई बॉस हो और वर्कर नहीं आया, ठीक है, तो वो खुद ही जो है फिर काम करना पड़ता है वर्कर का, सही है। जैसे HOD है, उसने किसी टीचर को कोई काम दिया और उसने वो नहीं किया, तो फिर उसको खुद करना पड़ेगा ना, खुद जो है उस टीचर की तरह जाके क्लास लेनी पड़ेगी उसकी। नहीं आया, अरेंजमेंट करते हैं ना हम लोग कि एक टीचर ने छुट्टी पे तो फिर दूसरा टीचर जाकर के उसकी क्लास लेगा, सही है। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे इमुलेट को प्रोसेसर का है कि अगर हमारा मैथ को प्रोसेसर नहीं आया और तो फिर माइक्रो प्रोसेसर के बाद ऑप्शन है कि हम उसको यहाँ पे अगर 1 बिट देंगे तो वो खुद इमुलेट करेगा और खुद फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपने इसको भी 0 दिया, इसको भी 0 दे दिया, तो फिर एरर दे देगा अगर फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन इसके पास आए, क्योंकि आप उसको करने नहीं दे रहे हो और दूसरा प्रोसेसर आपने उसको दिया नहीं है। समझ आई बात? फिर ये हमारे पास TS हमारे पास टास्क स्विच जैसे मैंने बताया था, जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हम टास्क स्विचिंग ये ऑप्शनल है हमारे पास। अगर हमने इसको 0 कर रखा है तो टास्क स्विचिंग हमारी डिसेबल रहेगी, अगर हमने इसको 1 कर रखा है तो टास्क स्विचिंग हमारी अनेबल हो जाएगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है कि जब भी हमारे पास ये रहेगा 1 to indicate टास्क स्विच इज परफॉर्म बाय 80386, नहीं ये तो हम लोग दे रहे हैं कंट्रोल रजिस्टर, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर हो जाता है। आप इसमें जो है अगर ये 1 रहेगा तो टास्क स्विचिंग अनेबल रहेगी, मल्टीटास्किंग अनेबल रहेगी, अगर ये 0 रहेगा तो मल्टीटास्किंग डिसेबल रहेगी, हम लोग को ये लिखना रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो सॉरी, ये टास्क स्विच बिट जो है जब ये हमारी 1 होगी, इसका मतलब ये इंडिकेट करेगा कि टास्क स्विच परफॉर्म, मल्टीटास्किंग हो रही है और जो मेन टास्क था उसको छोड़ के वो दूसरा टास्क करना शुरू कर दिया। मतलब जो भी एक टास्क था उस टास्क से स्विच करके दूसरे टास्क पे हमारा प्रोसेसर पहुंच गया। तो जब भी टास्क स्विच होगा ये बिट हमारी 1 हो जाएगी, कि जिससे हमें ये शो कर सके कि हमारे पास ये मल्टीटास्किंग में चल रहा है और टास्क हमारा स्विच हुआ है, ठीक है। मल्टीटास्किंग नहीं भी यूज़ होती, कभी कभी नॉर्मली हमारे पास ऑप्शन रहता है, तो अगर हम लोग मल्टीटास्किंग अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर शेयर्ड डेटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म भी हमें एनेबल करना पड़ता है, जो अपने आप में OS मतलब बहुत हैवी हो जाता है उसमें, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, टास्क स्विच मतलब ये शो करता है कि हमारा टास्क स्विच हुआ है, 8036 ने जो टास्क था वो स्विच करके दूसरे टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए गया, ठीक है। फिर हमारे पास आता है ET बेटा हमारे एक्सटेंशन टाइप। तो यहाँ पे हम ये बताते हैं कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर को मैथ्स को प्रोसेसर है वो 387 वाला है या 287 वाला है, ये हमें बस बताना। अगर ये 1 है इसका मतलब है कि हमारा जो 387 मैथ को प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, अगर ये 0 है इसका मतलब 287 मैथ को प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। PG हमारा पेजिंग अनेबल है, डिसेबल है, अगर 1 है तो पेजिंग अनेबल होगी और अगर 0 है तो हम उसको डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। अगर कंट्रोल रजिस्टर आते हैं, सिर्फ अगर CR0 एक्सप्लेन करने के लिए आया तो इतनी बिट्स आपको लिखनी है, अगर सारे आते हैं तो आप ये सारा जितना यहाँ लिखा हुआ है उतना हम लोग लिखने, और ये चीज़ हमें ज़रूर इसमें शो करनी है कि ऑन रीसेट बाय डिफॉल्ट PE बिट इज़ 0, इट इज़ द ओनली बिट ऑफ CR0 विच इज़ आल्सो अवेलेबल इन रियल मोड। इसके अलावा रियल मोड में और कोई भी कंट्रोल रजिस्टर की कोई भी बिट अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है, खैर ये लास्ट हमारे पास बस ये एक्स्ट्राज हैं, टॉपिक सारे खत्म हो गए। एक्स्ट्रा टॉपिक में एक तो सेकेंड यूनिट में एक आपका टॉपिक है प्रोसेसर स्टेट आफ्टर रीसेट। तो प्रोसेसर स्टेट आफ्टर रीसेट में हम लोग को बस ये लिखना है कि जब हमारा रीसेट में आता है
तो एक रॉम लोकेशन इस वाली रॉम लोकेशन पे जाता है और बायोस जो होता है इसका मॉनिटर प्रोग्राम जिसको कहते हैं वो जाके एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये रीसेट वेक्टर पे होता है, ये वाला कुछ नहीं है, सारे एफ है, लास्ट में एक जीरो है, बस ये एड्रेस याद रखना है कि जब हमारा रीसेट होगा तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर इस रॉम के इस एड्रेस पे जाएगा और वहाँ जाके बायोस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शनल एक जो है टेस्ट होता है जिसको हम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं। अगर हमने बिजी पिन जो है, बिजी बार पिन, अगर हमने उसको लो रखा है, इस पे बार लगा लेना तुम लोग, ठीक है, ये जो है ये बिजी बार पिन है हमारे पास, बिजी बार। अगर ये पिन हमने रीसेट के टाइम पे अगर हमने इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर एक सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करता है। अगर वो सेल्फ टेस्ट मतलब हार्डवेयर टेस्ट देखता है कि वो सही है या नहीं, अगर टेस्ट की वैल्यू सही मतलब टेस्ट पास हो जाता है तो जो EAX रजिस्टर होता है उसमें 00 रिजल्ट उसका पुट करेगा। अगर वो टेस्ट पास नहीं होगा तो EAX में कुछ भी गार्बेज वैल्यू होगी। ठीक है, वहाँ पे कुछ भी सही वैल्यू मतलब जीरो नहीं होगा, उसमें कुछ भी हो सकता है अगर हमने टेस्ट किया है तो। अगर ये बिजी बार पिन जीरो नहीं, ठीक है, तो फिर हमने रीसेट के टेस्ट करेगा ही नहीं, EAX में नॉर्मल हमारा जीरो ही रहेगा। तो ये अगर ये बिजी बार पिन जीरो है तो ये टेस्ट करेगा, फिर अगर टेस्ट पास हो जाता है तो फिर मतलब हार्डवेयर का सब सही है तो EAX में जीरो पुट करता है, वरना कुछ भी गार्बेज वैल्यू रहेगी। इससे हम समझ जाएंगे कि हार्डवेयर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद सेल्फ टेस्ट अप्रोक्सीमेट 26 मिलीसेकंड लेता है। आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट इज स्टोर। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा बाकी जितने भी रजिस्टर्स होते हैं, सिर्फ ई फ्लैग रजिस्टर में हमारे पास 02H वैल्यू रहेगी, बाकी सारे रजिस्टर में जीरो वैल्यू रहेगी। डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, सारे रजिस्टर जो है हमारे वो 00 रहेंगे। EAX, EBX सब हमारा 00 रहेगा। ठीक है, आप सारे रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं कि भाई हमारे पास सारे रजिस्टर्स की वैल्यू, सारे सेगमेंट रजिस्टर, सारे मतलब पॉइंटर रजिस्टर, सब जितने भी रजिस्टर हैं वो सबकी वैल्यू हमारे पास जीरो रहेगी। सिर्फ ई फ्लैग जो हमारा रजिस्टर है इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 02H होती है। लास्ट में देखा था वो पैरिटी फ्लैग के बराबर में जो एक बिट थी वो 1 थी हमारे पास हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद ये प्रोग्रामर्स मॉडल, ये फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है कि इसमें जो है वो हम लोग इसमें हमें ये शो करना है प्रोग्रामर मॉडल में कि किस मोड में हमारे पास कौन से रजिस्टर्स अवेलेबल होंगे बस। तो इन रियल मोड में अगर आता है कि रियल मोड का प्रोग्रामर मॉडल यूज़ करो, ये जनरल आता है कोई भी, तो बस हमें इतना लिख देना है कि रियल मोड में हमारे पास 16 बिट के सेगमेंट रजिस्टर होंगे और 5 16 बिट के हमारे पास पॉइंटर रजिस्टर होंगे, ऑफसेट रजिस्टर, पॉइंटर रजिस्टर, और 4 16 बिट के हमारे पास जनरल डेटा रजिस्टर होंगे, AX, BX, JX, GX। ठीक है, और फिर लोअर 12 बिट ऑफ फ्लैग रजिस्टर होंगे हमारे पास जो 8086 वाली थी। रियल मोड में 8086 की तरह काम करता है ना, तो डायरेक्शन कंट्रोल फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग था हमारे पास 12 बिट्स होती है, वो बिट हमारे पास अवेलेबल रहेंगी। बाकी की जो 3-4 बिट है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेंगी। ठीक है, मतलब 5-6 बिट होगी, 12 बिट के बाद 6 बिट्स और होंगी, वो नहीं होंगी हमारे पास। उसके बाद लो LSB जो है CR0 का, बस वो अवेलेबल होगा और 8 एड्रेसिंग मोड्स अवेलेबल होंगे। इसमें जो है टोटल हमारे पास 11 है, 11 में से 3 एड्रेसिंग मोड सिर्फ हमारे पास जो है वो प्रोटेक्टेड मोड में चलते हैं। और वो 3 कौन से हैं? जिसमें इंडेक्स आता है, नहीं सॉरी, जिसमें स्केल आता है। जहाँ जहाँ स्केल आएगा वो सिर्फ स्केल वाला जो है वो सिर्फ हमारा वो 32 बिट के मोड होते हैं, वो सिर्फ हमारे पास प्रोटेक्टेड मोड में चलेंगे, रियल मोड में नहीं चलेंगे। और प्रोटेक्टेड मोड में हमारे पास यहाँ सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, 4 कंट्रोल रजिस्टर्स में होंगे सारी चीज़ें, बस ये आपको यहाँ पर लेना। ठीक है, तो इतना काफ़ी रहेगा इनसेम के एग्जाम के लिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना। जितना मैंने लिखा है इतना भी आप लोग लिख कर आ रहे हैं, 80% से ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे, श्योरिटी मैं लेता हूँ इस बात की। और मोस्ट प्रोबेबली ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें से ही कोई ना कोई एग्जाम में आएगा और हो सकता है सारे के सारे याद हैं। तो अच्छे से पढ़ लो, गड़बड़ मत करना। पिछले क्लास टेस्ट में बहुत गड़बड़ करी है तुम लोगों ने, तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़ का मामला फरमाए। चलो, अस्सलाम वालेकुम।